हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आप लोगों का दोस्त आशीष, और एक बार फिर से हाजिर हम लोगों के एक नए वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग लेकर के आए हैं एक और एंटरप्रेन्योर को। जैसे कि पिछली बार आप सभी को याद है, हम लोगों ने वादा किया था कि हम लोग ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, और उसी सीरीज़ के अंदर आज हमारे साथ जुड़े हैं क्लेस टेक से मोहक भाई। और मोहक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर हैविंग मी। वेरी एक्साइटेड जो भी आज हम कन्वर्सेशन करेंगे उसके लिए। या बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं मोहक भाई का, तो हम लोग तब से जुड़े हुए हैं जब शायद दिल्ली एनसीआर के जो भी इवेंट्स होते थे, तो 20-30 लोग ही सिर्फ जुड़ा करते थे। 2017-18 की बात है ये। और हम लोग यूजुअली मिला करते थे उन मीटअप्स के अंदर, सॉरी। और डू यू रिमेम्बर मोहक भाई? ऑफ कोर्स आशीष भाई, काफ़ी क्लोज नेट सर्कल था उस टाइम पे। आई थिंक इंडिया में बिल्डर्स बहुत कम थे उस टाइम पे, और क्रिप्टो इन जनरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल बहुत ही थोड़ा था। तो आई रिमेंबर दिल्ली में, गुड़गांव में जो मीटअप्स होते थे, जी। हर बार सेम ही लोग होते थे। तो करेक्ट। स्टार्टेड टू फील लाइक मोर लाइक देन मीटअप लाइक हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, करेक्ट करेक्ट। वो दिन भी बहुत गजब के दिन थे, और मजा आता था उन मीटअप्स के अंदर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कि जैसे आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर बाद में आएंगे। पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, कि मुझे तो पता है मोस्टली, लेकिन आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, आप कैसे क्रिप्टो में आए, आपकी इन्वेस्टमेंट, और आपका वीसी वीसी फर्म भी है, जैसे मुझे मालूम है। वो सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे ऑडियंस को। Sure, sure. So I was born and brought up in Delhi. Have been very excited about finance space as a child. So I was like researching all these companies. My dad was a stockbroker when I was born. So Papa matlab used to tell me all these stories about early Indian stock market, which was very similar to early crypto space. No regulation, a lot of like pump and dump, a lot of insider trading and stuff. So that got me excited always in finance, but I was always very excited about computers as well. So I studied computer science. I mean, right before college, I actually did my first startup, which was 15 years back in जी। e-commerce space. At that time, e-commerce was like just starting in India. So मैं मैं आपको यहाँ all पर over the थोड़ा world. सा रोकना चाहूँगा। आप हिंदी में ज़्यादा बात करेंगे तो, क्योंकि हिंदी ऑडियंस है और हिंदी ज़्यादा सुनना राइट, वो राइट। प्रेफर करते हाँ, ये एक्चुअली मैं बाकी सब कर लेता हूँ हिंदी में। जो ये बैकग्राउंड है ना, ये चक्कर क्या है, इतनी बार मैंने कर लिया 100 बार हैं। कि तो नाउ इट्स लाइक वेरी वेल इन माय माइंड कि वो नहीं हो पाता बस। बट आई या ट्राई। या ठीक बाकी सब तो आई विल डू इट इन हिंदी। जी जी। ठीक है, ठीक है। तो मैंने कॉलेज के बाद स्टार्टअप स्टार्ट करी, सॉरी स्कूल के बाद स्टार्टअप स्टार्ट करी इन ई-कॉमर्स स्पेस। तब इंडिया में ई-कॉमर्स शुरुआत थी। अमेज़न पे सिर्फ बुक्स आई थिंक होती थी, फ्लिपकार्ट आया नहीं था। तो उस टाइम पे ईबे होता था। तो वहाँ पे आई वाज़ सेलिंग गारमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। शायद $250,000 की टोटल सेल्स करी थी तब। तो इट वाज़ लाइक वेरी एक्साइटिंग एज़ अ 16 ईयर ओल्ड। मज़ा आ रहा था। बट देन आई ऑलवेज़ वांटेड टू स्टडी कंप्यूटर साइंस, तो आई वेंट टू कॉलेज, स्टडीड कंप्यूटर साइंस। एंड उसी टाइम पे आई स्टार्टेड वर्किंग विद हेज फंड्स इन ऑप्शन हेजिंग मॉडल्स। तो मेरा बैकग्राउंड मतलब कंप्यूटर साइंस प्लस ट्रेड फाइ दोनों में हो गया। तो व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट क्रिप्टो 2016 में, जी। तो आई थिंक बिटकॉइन कुछ $100 था। तो आई वाज़ थिंकिंग कि चलो इसे खरीदते हैं। बट टिपिकल इंडियन माइंडसेट वहाँ पे, लाइक आई वाज़ ट्राइंग टू बी चीप कि बिटकॉइन $100 की जगह 110 में मिल रहा था इंडिया में, 10% प्रीमियम। करेक्ट। तो मैंने कहा यार ये प्रीमियम होगा। एंड देन आई एंडेड अप पेइंग 1000% प्रीमियम। $1000 पे मिला बाद में। तो तो ऐसे करके मतलब बिटकॉइन स्टार्ट किया, एथेरियम। देन 2017 में सारे आईसीओज़ में आई वाज़ बहुत हेवी रिसर्च कर रहा था मैं। एंड देन आई वाज़ पुटिंग इन आईसीओज़। बट लेटर ऑन रियलाइज़ कि शायद ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर और करेक्ट। कम रिसर्च करता और बढ़िया परफ़ॉर्म करता, क्योंकि एवरीथिंग वाज़ गोइंग अप, राइट? राइट। तो 2018 में आई स्टार्टेड माय ओन फंड रजिस्टर्ड इन हांगकांग कॉल्ड वुल्फ एज कैपिटल। तो वहाँ पे भी काफ़ी अर्ली स्टेज वेब3 प्रोजेक्ट्स किया, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट किया। तो दैट वाज़ दैट वाज़ वेरी नाइस। बट 2019 में आई चेंज्ड फंड का जो प्राइमरी फोकस था फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू रनिंग वैलिडेटर नोड्स। सो 2019 में आई थिंक आई वाज़ रनिंग अराउंड 100 नोड्स, 100 नोड्स बाय जस्ट बाय माय सेल्फ। तो काफ़ी उसमें डीप घुसने लगा स्टेकिंग नोड्स में। देन 2020 में, और एट द पीक आई थिंक वी हैड $200 मिलियन वर्थ एसेट्स अंडर डेलीगेशंस। जी। तो अब स्टेकिंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था हमेशा से कि जब आप स्टेक करते हो कोई भी एसेट, आप लॉक हो जाते हो। एंड एज़ ह्यूमन्स वी वांट फ्रीडम। तो करेक्ट। एट दैट लिक्विड स्टेकिंग काफ़ी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था। सिर्फ बातें कर रहे थे लोग, वो भी बहुत थोड़े लोग। करेक्ट। तो उस टाइम पे
मैंने सोचा इसको सॉल्व करते हैं चलो। तो इनिशियली मेरा आइडिया था कि मतलब कोई और सॉल्व कर ले, आई जस्ट लाइक इन्वेस्ट इन देम एंड आई कुड नॉट फाइंड पीपल। तो मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था क्ले स्टैक जस्ट टू मेरे पास लेयर 1 एसेट्स पड़े थे, तो मैंने कहा इसकी लिक्विडिटी अनलॉक करते हैं, तो उसके लिए मैंने क्ले स्टैक बनाया लिक्विड एंड फिर मैंने थोड़े बहुत लोगों को दिखाया। वाज लाइक कि यार ये तो मतलब यू शुड जस्ट लाइक बिल्ट इट फॉर एवरीवन एल्स। जी। सो दैट लेड टू स्टार्ट क्ले स्टैक। फिर मैंने क्ले स्टैक स्टार्ट किया, then raised from all the top VCs like Coinbase Ventures, CoinFund, Parafy, Spartan Group, Hypersphere, Animoca Brands, Hash, Solana Ventures, काफ़ी सारे angels ने participate किया उस and उसके बाद just been like heads down building. तो जैसे कि मैं आपको जानता हूँ कि आप इनिशियल टोमो के अंदर भी इन्वेस्टर थे दौरान। राइट, राइट, राइट। मैं तो बहुत एक्साइटेड था उस प्रोजेक्ट के लिए उस टाइम पे मेरे को, क्योंकि आई थिंक दैट वाज़ सेकंड या थर्ड प्रोजेक्ट जहाँ से मैंने नोड्स काफ़ी ज़्यादा चलाई थी। एंड आई वाज़ वेरी एक्साइटेड, दे वर वेरी अर्ली इन लेयर 1, बट आई थिंक समवेयर अलोंग द लाइन दे मिस्ड द होल डीफी एरा। लाइक करेक्ट, नॉट इवन दिस वेव, लाइक करेक्ट। लास्ट वेव इटसेल्फ कोई डीफी एप्लीकेशंस वहाँ पे बने नहीं ज़्यादा। नहीं था, हाँ। एंड आई थिंक बहुत जल्दी अगेन लाइक आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इंटरनली, बट आई फेल्ट लाइक they tried to decentralize way too early. Not try to actually decentralize. They tried to transfer responsibility of building the project too early for जी। others without much incentives. कोई ज़्यादा incentives नहीं थे, कोई बहुत बड़ा कैंपेन नहीं था, ग्रांट्स प्रोग्राम नहीं था। तो जितना मैं एक्साइटेड था, मैं उतना ही डिसअपॉइंट हुआ था वहाँ पे। नहीं, बट बहुत अच्छा उसने भी किया था। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा आते हैं हम लोग वापस अपने प्रोजेक्ट क्ले स्टैक के ऊपर। तो थोड़ा सा बताइए और क्ले स्टैक के बारे में। जैसे आपने एक इंट्रोडक्शन छोटा सा दिया अभी क्ले स्टैक के बारे में, थोड़ा सा और बताइए कि क्ले स्टैक एक्चुअली है क्या, लिक्विडिटी स्टेकिंग क्या है, कि अभी तक ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। सिर्फ लोगों को यही लगता है कि ये स्टेकिंग ही है एक तरह से। हुँ। थोड़ा सा लिक्विडिटी स्टेकिंग के बारे में बताइए कि ये कैसे अलग है ठीक है, तो थोड़ा-सा क्रोनोलॉजी लेते हैं। सबसे पहले है स्टेक पे आप अपने टोकन्स लॉक करते हो, उसके बदले आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है। अब वहाँ पे क्या था, कई नेटवर्क्स में मिनिमम था, मास्टर नोड का कॉन्सेप्ट था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे। तो एक कॉन्सेप्ट आया स्टेकिंग पूल का, कि किसी ने कहा कि चलो मेरे पास कोई मिनिमम नहीं है, आप मेरे ऊपर स्टेक करो और मैं वो सारा स्टेक किसी वैलिडेटर नोड पे डालूँगा, बट वो ट्रस्टेड मॉडल था। उसके बाद आया और उसमें डालने के बाद लिक्विडिटी अनलॉक नहीं होती थी, सिर्फ मिनिमम का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था। फिर उसके बाद आया लिक्विड स्टेकिंग, जहाँ करेक्ट, पे व्हेन यू आप स्टेक करते हो, आपको उसके बदले एक रिसीट टोकन मिलता है। लेट्स से आप करेक्ट, ईथ स्टेक करते थे लाइडो पे, तो आपको एसटी ईथ टोकन मिल गया। करेक्ट, अब पीछे क्या करा लाइडो ने, वो सारा ईथ स्टेक कर दिया वैलिडेटर्स के ऊपर, रिटर्न आना शुरू हो गई वहाँ से। और जो आपका ये एसटी ईथ है, आपने इसको बस होल्ड किया, तो आपको स्टेकिंग यील्ड मिल रही है। एंड करेक्ट, साथ-साथ एसटी ईथ को आप डीफाई में यूज़ कर सकते हो, जाके आपने कर्व पे लिक्विडिटी डाल दी या फिर कहीं पे लेंडिंग बोरोइंग में यूज़ कर लिया। तो ये था लिक्विड स्टेकिंग। उसके बाद कॉन्सेप्ट आया लिक्विड रीस्टेकिंग, व्हिच इज़ नाउ व्हाट क्लेस्टैक इज़। तो वहाँ पे क्या होता है, मैं क्लेस्टैक के ओवरव्यू से बताता हूँ हमारा आर्किटेक्चर। तो यू कम टू क्लेस्टैक, आप ईथ डिपॉज़िट करो, आपको उसके बदले सीएस ईथ मिलता है, ठीक है? अब वो ईथ बैकएंड पे क्या होता है, वैलिडेटर्स के थ्रू स्टेक हो जाता है। मैं थोड़ा-सा और डीप जाऊँगा उसमें इन अ मिनट, बट एट अ हाई लेवल वो वैलिडेटर्स पे स्टेक होता है एंड देन वी रीस्टेक दैट ईथ वाया आइगन लेयर। तो आइगन लेयर क्या है, एक रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल बनाया है। करेक्ट, मतलब करीब 2 ढाई साल से बना रहे हैं, अभी लॉन्च हुआ है करेक्ट, मेनट आई थिंक लास्ट वीक। तो उसमें देन देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ एवीएस व्हिच इज़ एक्टिवली वैलिडेटेड सर्विसेज। करेक्ट, तो अभी आप सोचो, अगर आपको कोई भी नई चेन बनानी है, कोई भी ओरेकल बनाना है, कोई भी ब्रिज बनाना है, तो आपके पास 2-3 मैकेनिज़म्स हैं। या तो अपना प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज़्म बनाओ, या फिर कोई और सेटलमेंट लेयर के थ्रू सेंट्रलाइज़ चीज़ बनाओ। तो यहाँ पे हुआ कि अगर आपको रीस्टेक्ड ईथ मिल जाए कहीं से, तो क्या आप ये नए पैराडाइम्स बना सकते हो विदाउट योर ओन लाइक टोकन दीज़ थिंग्स। अभी हर चीज़ के बारे में डीप में जाएँगे, बट जस्ट लाइक सो दैट आई कैन गिव अ हायर लेवल ओवरव्यू। तो आपने ईथ डाला, ईथ बैकएंड में वैलिडेटर्स के ऊपर स्टेक हुआ, वो ईथ आइगन लेयर के थ्रू रीस्टेक हो गया एंड देन लाइक वहाँ से जो भी एवीएसेस हमने चूज़ करे उनके ऊपर रीस्टेक हो गया। अब यूज़र को क्या मिला? यूज़र को एक सीएस ईथ मिला जिसमें स्टेकिंग यील्ड मिल रही है। करेक्ट, कोई भी एमईई बूस्ट आ रहे हैं वो मिल रहे हैं। कोई भी एवीएस रिवॉर्ड्स आ रहे हैं वो मिलेंगे, जो अगर हमने वो एवीएसेस को चूज़ किया है। देन क्ले स्टैक का पोटेंशियल एयर ड्रॉप, देन एवीएसएस का पोटेंशियल एयर ड्रॉप, देन आइगन लेयर का एयर ड्रॉप, जस्ट बाय होल्डिंग वन टोकन दैट्स देयर। एंड देन अगर आप सीएस ईथ को जाके यूज़ करते हैं कहीं और पे, जो मतलब दिस वीक वी आर अनाउंसिंग एक्चुअली this late this week or early next week we are announcing like bunch of new things where you can like use CS ETH.
तो वहाँ पे आपको लेट्स से आप लेंडिंग बोरिंग प्रोटोकॉल पे जा रहे हैं, लेवरेज पॉइंट्स फार्मिंग में जा रहे हैं, तो देयर आर लाइक मेनी वेज जहाँ पे हम CS ETH को और यूज़ कर पाएँगे। तो ये है हाई लेवल ओवरव्यू। अब नाउ लाइक we can dig deep as much as you want or as less जी you want on any particular concept. जी। तो बहुत सही तरीके से आपने बेसिकली एक्सप्लेन किया, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये पता नहीं कि कैसे लिक्विड रीस्टेकिंग, आपने EVS के बारे में बताया और सब चीज़ों के बारे में बताया। काफ़ी नॉलेज मिली इस वाले इस क्वेश्चन से, क्योंकि मुझे भी EVS के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम, क्योंकि मैं खुद अभी री स्टार्ट करने वाला हूँ उसके बारे में पढ़ना और उसके बारे में वीडियोस। तो क्या थोड़ा सा आप वॉक थ्रू देंगे इस पूरा जो भी आपने ये बिल्ड किया है लिक्विड रीस्टेकिंग मॉडल और क्रिप्टो करेंसी? श्योर। तो अब जाते हैं वही ईद के फ्लो से ही बात करते हैं। तो यहाँ पे ईद आया, अब हमने स्टेक करना था। तो करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या होता है, लाइडो ने दे हैव लाइक पिक्ड अ फ्यू वैलिडेटर्स जिनको स्टेक करते हैं। अब इससे क्या होता है, स्टेक सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। जो थोड़े बहुत वैलिडेटर ही हैं वही और बड़े बनते जा रहे हैं। हाँ जी। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करा क्ले स्टैक ने, DVT, व्हिच इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड वैलिडेटर टेक्नोलॉजी। अब करेक्ट। अभी क्या होता है, हर एक नोड एक मशीन पे चल रही होती है। अगर वो मशीन डाउन हो गई तो वो नोड बंद हो जाएगी। अगर आपने बैकअप पीछे मशीन चलाई तो देयर इज अ रिस्क कि दोनों मशीन एक टाइम पे ऑनलाइन हुई तो डबल साइनिंग हो जाएगी, जिसके बदले स्लैशिंग पेनल्टीज होती हैं। ठीक है, तो ये अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है। फिर करेक्ट। प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप होम स्टेकर्स को लेके आ रहे हो, अब होम स्टेकर एक मशीन चला रहा है और मान लो चला गया कहीं पे वेकेशन पे, और उस टाइम पे करेक्ट। मशीन बंद हो गई, इंटरनेट बंद, नाउ नो एक्सेस टू दैट मशीन, तो इट बिकम्स करेक्ट। वेरी चैलेंजिंग। करेक्ट। अब डीबीटी में हम क्या करते हैं, हर एक नोड को, इमेजिन एक नोड एक बंदा नहीं चला रहा, 4 लोग चला रहे हैं। हमने कीज को स्प्लिट करा, 4 लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। 4 में से अगर 3 ऑनलाइन है तो वो नोड हमेशा वैलिडेट करेगी, कोई अटेस्टेशन मिस नहीं करेगी। अगर 4 में से 2 ऑनलाइन रह गए, या लेट्स से एक ही ऑनलाइन रह गया, 3 ऑफलाइन हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं, देन वी कैन रीबिल्ड दैट क्लस्टर। तो हम क्या करेंगे, बिना नोड को एग्जिट करे हुए ये 2 साइनर्स को हटाएँगे, नए 2 साइनर्स को ले आएँगे। ऐड कर अब देंगे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई इस नोड को मेंटेन करने की। मेंटेन करना। तो दैट गिव्स अस वेरी हाई फॉल्ट टॉलरेंस, वेरी लो रिस्क टू स्लैशिंग जी। एंड वेरी हाई अप टाइम। तो ये हुआ जिस तरह से हमने स्टेक करा, और जो करेक्ट। डीबीटी क्लस्टर्स के भी ऑपरेटर्स हैं, सारे टॉप वैलिडेटर्स हैं। तो इट गिव्स लाइक वेरी, वेरी हाई फॉल्ट टॉलरेंस। तो यहाँ पे तो ये स्टेक हो गया। अब उसके बाद ये जो ईथ है, इसके जो विड्रॉल क्रेडेंशियल्स हैं, वो हमने डाल दिए आइगन पॉड्स पे, जो आइगन लेयर का करेक्ट। रीस्टेकिंग लेयर है। करेक्ट। अब वहाँ से एबीएसएस चूज़ करने हैं, ठीक है? तो अभी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द एबीएसएस। थोड़ा-सा आई थिंक लाइक बिकॉज़ देयर आर लाइक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिस्क इन एवरी करेक्ट। एबीएस। अभी क्या है, वी आर वेरी अर्ली राइट नाउ, देयर इज़ नो स्लैशिंग। अभी किसी भी एबीएस ने कोई स्लैशिंग नहीं डाली है, तो रिस्क थोड़ा-सा लो है, और मे बी काइंड ऑफ बहुत लो है। करेक्ट। तो दैट्स व्हाई लाइक एवरी एलआरटीज़ की चलो अभी कहीं पे भी स्टेक कर देते हैं। जी। वी आल्सो थॉट कि हम भी ऐसे ही करते हैं, सारे एबीएसएस ही डेलीगेट कर देते हैं, ओह सॉरी वैलिडेट कर देते हैं। बट द चैलेंज इज़ कि हमने देखा है इंडस्ट्री में बार-बार कि जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को आज ऑफलोड करते हो, तो बाद में जब रिस्क आते हैं, देन यू आर लाइक कि नहीं अभी बाद में ही देखेंगे, फिर वो कभी आता ही नहीं। मतलब आता नहीं। तो हमारी थिंकिंग क्या रही है क्ले स्टैक में कि हमेशा हैव सुपीरियर आर्किटेक्चर फ्रॉम डे वन, कि जो भी रिस्क हैं, टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, जो भी हम आज रिस्क सोच सकते हैं, जी। उन सबको आज इम्प्लीमेंट करते हैं। इसकी जगह कि कल वो आएँगे फिर सोचेंगे, जितना एटलीस्ट आज सोच सकते हैं। तो अभी वी आर इन दैट प्रोसेस। तो एंड देन द बेस्ट पार्ट और द मोस्ट यूनिक थिंग इन क्ले स्टैक इज़ वी हैव बिल्ट अ वेरी मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। तो आपने सुना होगा वर्ड, आजकल थोड़ा पॉपुलर भी है, लेयर 2 में, जिसमें करेक्ट। मॉड्यूलर आर्किटेक्चर वर्सेस मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। तो दिस इज़ नॉट न्यू टू दिस थिंग, आई करेक्ट। मीन दिस कीवर्ड एक्जिस्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी काफ़ी सारे एलआरटी प्रोटोकॉल्स व्हिच इज़ लिक्विड रीस्टेकिंग टोकन्स, करेक्ट। जिनको मैं एलआरटी बोलूँगा। तो एलआरटी प्रोटोकॉल्स ने क्या किया है कि एक बहुत ही वाटरफॉल और मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बनाया है, जिसमें दे आर वेरी वेरी मच जस्ट बिल्ट ऑन टॉप ऑफ आइगन लेयर, जहाँ पे या फिर किसी ने जो भी डीबीटी इंप्लीमेंट कर दिया। तो चैलेंज विद दैट इज कि अगर कोई अपग्रेड आइगन लेयर का आता है, अब आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स अपग्रेड करने पड़ेंगे। जैसे ही आप अपग्रेड करते हो, पुराने वाले ऑडिट्स इनवैलिड हो जाते हैं। तो यू आर ऑलवेज वेरी वेरी स्लो और नॉट एजाइल एट ऑल, एंड साथ में आपको ज़्यादा प्रोग्रामेबिलिटी नहीं मिलती। तो हमने क्या करा, वी वर्क वेरी हार्ड टू बिल्ट अ वेरी मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, जिसमें द आइडिया इज कि जो हम कोर प्रोटोकॉल है उसको तो हम बना देंगे इम्यूटेबल, और जितने भी ये मॉड्यूल्स हैं उनको रखेंगे अपग्रेडेबल। एंड फॉर अस every new feature is an isolated module. Well, there will be some connections, but like we are trying our best to keep like them as isolated as possible. इससे एडवांटेज ये है, एक मॉड्यूल में कुछ चेंज करते हो, दूसरे मॉड्यूल में फर्क नहीं आता। तो दैट विल गिव अस
वेरी हाई एजिलिटी की, मतलब हम बहुत फास्ट एग्जीक्यूट कर पाएंगे, बहुत फास्ट चेंजेस कर पाएंगे। एंड देन इमेजिन कुछ मे बी महीनों सालों में क्ले स्टैक विल बी द ओनली प्रोटोकॉल जिसके पास कोर प्रोटोकॉल में बहुत सारे ऑडिट होंगे, एंड इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा क्योंकि कोड चेंज नहीं होगा वहाँ पे, जो और किसी भी एलआरटी में नहीं होगा। दैट्स नाइस। मतलब आप साथ के साथ रन भी करेंगे और कोई इशू भी नहीं होगा, कुछ भी पीछे चाहे बैकग्राउंड में अपडेट या अपग्रेड होते रहें। तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐड होता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज, आई नो आपने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया, बट स्टिल आई वांट टू नो कि कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ में क्या कुछ हुए हैं। क्या क्या रिस्क हैं ये देख सकते हैं हम रीस्टेकिंग में, करेक्ट। राइट? या। पहला रिस्क है जो रीस्टेकिंग में भी है, लिक्विड स्टेकिंग में भी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क जो पूरे जी। डीफाई में है। डीफाई ठीक में है करेक्ट। कि अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे फट गया जी। तो यू कैन लूज योर गया एसेट्स, सर। तो वो पूरे डीफाई में है। ठीक है, दूसरा है प्राइस रिस्क जी। कि आपने इथीरियम बाय करा था, जी। मतलब आपको कोई इथीरियम बाय नहीं करना था, आप यू आर नॉट लॉन्ग ऑन इथीरियम, आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं था, बट आपने बाय कर लिया ताकि रीस्टेकिंग में पार्टिसिपेट कर सको। ठीक जी। है, और ईथ का प्राइस लेट्स से 20% डाउन हो गया, तो ईयरली यील्ड वैसे 3% है बेस यील्ड, बाकी देयर आर लाइक करेक्ट। एयर ड्रॉप्स एंड ऑल ऑफ दैट यील्ड व्हिच कुड बी वेरी हाई, बट जी। स्टिल आपने क्या करा, आपने मतलब पूरे प्राइस नहीं, जी। देन यू लॉस्ट यील्ड जी। प्रीटी मच जी। फॉर लाइक ईयर्स, क्योंकि यू आर नॉट लाइक लॉन्ग ऑन ईथ और जी। नॉट बुलिश ऑन ईथ। तो एसेट प्राइस रिस्क पहला हमने करा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क, करेक्ट। सेकंड एसेट प्राइस रिस्क, थर्ड इज स्लैशिंग रिस्क कि जिस वैलिडेटर्स को लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल और लिक्विड रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल ने स्टेक किया वो वैलिडेटर स्लैश हो गए, तो आपका थोड़ा सा ईथ प्रिंसिपल स्लैश हो सकता है। तो इसी वजह से हमने डीबीटी हैवी इंप्लीमेंटेशन करी कि कहीं पे भी मतलब रिस्क टॉलरेंस बहुत हाई हो। ये हुई 3 रिस्क जो दोनों में कॉमन है। करेक्ट। उसके बाद रीस्टेकिंग के एडिशनल रिस्क व्हिच इज एवीएस, कि एवीएस ने स्लैशिंग इनेबल कर दी और वो इतनी कॉम्प्लेक्स लेयर बनाई कि जहाँ जी। पे अगर कभी ईथ स्लैश हो गया तो मतलब यू डोंट इवन नो, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द एलआरटीज़ को पता भी नहीं होगा कि हर एवीएस की स्लैशिंग लेयर काम कैसे करती है करेक्ट। जब इनेबल होगी। तो करेक्ट। उन्होंने वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट में एयर ड्रॉप्स के लिए रीस्टेक कर दिया और बाद में स्लैशिंग जैसी इनेबल हुई और कुछ स्लैश हो गया तो आपका ईथ लूज़ हो सकता है। लूज हो सकता। ये प्राइमरी रिस्क है, बट द गुड थिंग इज़ कि एलआरटी में सीरियस प्लेयर्स बहुत कम हैं। तो जो भी हैं दे आर ऑल वर्किंग वेरी हार्ड कि मतलब वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट ना बने स्पेस, जी। 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 होपफुली। जी। जी। एक्चुअली एक्चुअली पीछे हम लोगों ने एक आध प्रोटोकॉल के अंदर देखा कि जहाँ पर हम लोगों ने अब इसको पिंग कहें या इसको डीपैक कहें कि काफ़ी लोगों ने लूज़ किया। हाँ, रिसेंट डेज की ही हाँ, बात है। डीपैग, राइट, राइट। तो ये सबसे बड़ा मतलब चैलेंज है। तो क्ले स्टैक ने क्या करा, हमने विथड्रॉल्स बहुत अर्ली इनेबल कर दिए थे क्योंकि वी डिड नॉट वांट टू फोर्स यूजर्स। अगर मतलब करेक्ट। आप अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे तो यूजर रुकेंगे। आप वही चीज़। फोर्स नहीं कर सकते यूजर्स को कि निकलने नहीं दूंगा मैं अपने प्रोटोकॉल से। करेक्ट। अब वहां पे क्या है, अगर आप डीफाई यूज केसेस बना रहे हो इतने सारे और विड्रॉल एक्सेस नहीं है, तो मतलब एसेट डीपैग होना मतलब इट वाज ऑब्वियस कि होना ही था। ऑब्वियस। ये नहीं था कि क्यों हुआ, ये था कि आज होएगा या कल होगा। क्योंकि आप समझो, अगर विड्रॉल्स इनेबल होते तो क्या होता, लेट्स से सीएस ईथ का प्राइस 3% नीचे चले जाता है, लेट्स से किसी लिक्विडिटी पूल पे, छोटे लिक्विडिटी करेक्ट। पूल पे। करेक्ट। अब कोई मार्केट मेकर आएगा, वो कहेगा कि ईथ में विड्रॉल टाइम है 14 दिन का, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 3% डिस्काउंट पे बाय करूँ अभी और क्ले स्टैक पे आके विड्रॉ कर लूँ, 14 करेक्ट। दिन बाद मुझे पूरा ईथ वापस मिलेगा। तो करेक्ट। मैं 3% कमा रहा हूँ सिर्फ 14 दिन में। करेक्ट। मतलब आइडियली विड्रॉल पीरियड समटाइम्स टेक लाइक मे बी 5 to 9 days, बट समटाइम्स इट टेक्स लाइक मोर। तो तो उन्होंने कहा कि यार ये तो फ्री मनी है, दे विल कीप बाइंग अंटिल द आर्बिट्राज डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट। और वो रीपैक कर देंगे। करेक्ट। अब अगर विड्रॉल्स एनेबल नहीं है करेक्ट। तो फिर यू नीड पीपल विद वेरी हाई फेथ कि आज विड्रॉल एनेबल नहीं है, कल होगा एंड तब तक ये और डीपैक नहीं होगा, चलो मैं बाय कर लेता हूँ। तो इस वजह से रीपैक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। यू हैव टू पुट लाइक लॉट ऑफ कैपिटल, करेक्ट। लॉट ऑफ कमिटमेंट करेक्ट। टू रीपैक इट, एंड दैट्स वेयर आई फेल्ट कि मतलब इट वाज वेरी नेचुरल एंड दे शुड नॉट हैव built so many use cases without enabling withdrawals. ठीक, यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ कि नाम किसी प्रोटोकॉल का हम लोग नहीं लेंगे, प्रोजेक्ट का नहीं, बट अभी रिसेंटली आपने भी पढ़ा होगा उन्होंने क्या किया कि एल एस ईथ को या एस टी ईथ को उन्होंने उठा करके ईथ के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैंने एस टी ईथ को उनके प्रोटोकॉल पे लिख कर रखा था, अब उन्होंने कुछ अपना बैकग्राउंड में रन किया, वोटिंग या कुछ भी किया, वहाँ पर येस ज़्यादा आ गए तो उन्होंने एस टी ईथ को उठा करके ये बोल के इथीरियम में कन्वर्ट कर दिया कि इनके पास ज़्यादा पावर है। तो क्या आपके हिसाब से ये चीज़ ठीक है या फिर इसके बारे में थोड़ा कमेंट करना चाहेंगे?
आई थिंक यूज़र कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग ने भी किया कि अर्ली डेज़ में हमने शुरू से क्या करा था कि हमने कम्युनिकेशन बहुत क्लियर करा था कि क्ले स्टैक एक नेटिव रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल है एंड यहाँ पे जो भी एसेट्स आएँगे उनको हम ईथ में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने एसटीथ डाला, हमने हाथ के हाथ ईथ में कन्वर्ट करा। अब कई प्रोटोकॉल्स ने क्या करा, कोई टाइमलाइन नहीं दी और कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जिसमें आप एसटी ईथ या आर ईथ या एम ईथ कुछ भी डाल रहे हो और वो जाके आइगन लेयर पे डाल दिया। और अपने आप को लिक्विड रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल बोल दिया, जो कि कुछ रीस्टेकिंग नहीं है। मतलब आप क्या कर रहे हो? वो तो यूज़र खुद ही कर लेता। यूज़र खुद से नेटिवली रीस्टेक नहीं कर सकता, नोड चलानी पड़ेगी 32 ईच, बट एसटी तो कोई भी जाके खुद ही डाल सकता था, करेक्ट, राइट? तो आपने कुछ अलग नहीं करा, सिर्फ अपने पॉइंट्स दे दिए। अब एक दिन आपने डिसाइड किया बिना यूज़र को टाइमलाइन दिए करेक्ट। कि चलो आज ये सारा ईथ में कन्वर्ट कर लेता हूँ, एसटी ईथ हुँ, को ईथ में कन्वर्ट करके एंड रीस्टेक कर देता हूँ। जी, तो आई थिंक वहाँ पे प्रॉब्लम है कि यूज़र कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं है, देन यू कैन नॉट डू दीज़ थिंग्स, राइट? जी, तो मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करूँगा कि जी, आपको ईथ में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, बट जी, यूज़र को बताना चाहिए कि क्या करना चाहते हो। जैसे हम एक एलएसटी रैपर मॉड्यूल भी बना रहे हैं, करेक्ट, जहाँ पे हम नहीं कन्वर्ट करेंगे, जी, राइट? तो दैट्स अ सबसेट जी, मॉड्यूल। जी, जी, तो यूज़र को क्लियर है कि आप किस मॉड्यूल के साथ प्ले कर रहे हो वर्सेस आपने एक चीज़ करी एंड देन यू आर लाइक कि एक्सपेक्टेड आउटकम अलग थी और नाउ परसीव्ड आउटकम अलग मिल गई। करेक्ट, करेक्ट। वही चीज़ क्योंकि पहले कोई इस तरह का कम्युनिकेशन नहीं था और फिर बाद में सडनली आप आए तो क्योंकि मैं एज़ अ यूज़र मैं तो चाहता हूँ नहीं मेरा एलएसटी सेफ रहे और वो उसको हुँ, मेरी बिना इन्फॉर्मेशन की चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलआरटी किस तरह से सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन इन दोनों के अंदर ब्लॉकचेन हेल्प करता है? हुँ। अम, इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक मूव करने के बाद, राइट, द अल्टीमेट गोल हैज़ बीन कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टेक करें, राइट? अब उसमें चैलेंज क्या है कि स्टेकिंग रिटर्न और स्टेकिंग रिवॉर्ड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ पीपल स्टेक। इसका मतलब कि जितने ज़्यादा लोग स्टेक करेंगे, रिटर्न उतनी कम होती जाएगी। जितने कम लोग स्टेक करेंगे, रिटर्न उतनी ज़्यादा होगी क्योंकि ईयरली इन्फ्लेशन फिक्स है, राइट? अब यहाँ पे क्या है, ये एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज बन जाता है कि एक तरफ आप नेटवर्क चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टेक करें ताकि डिसेंट्रलाइजेशन बढ़े, नेटवर्क ज़्यादा सिक्योर हो। क्योंकि ये बहुत नेचुरल है कि जी, जितनी ज़्यादा ईथ स्टेक होगा, नेटवर्क उतना जी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, राइट? जी, बट साथ-साथ रिटर्न कम हो जाती है। तो जी, वो एक जी, बैलेंस बन जाता है यूजुअली नेटवर्क में, जहाँ पे जिसके बियॉन्ड स्टेक नहीं करना चाहते लोग। जी, अब जी, जी, रीस्टेकिंग से क्या एडवांटेज हुआ कि जी, थोड़ा-सा मोर वेज़ मिले जी, बाय व्हिच यील्ड कैन बी जनरेटेड। तो करेक्ट, आज कई लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर इथेरियम की स्टेकिंग यील्ड 0 भी चली जाती है, तब भी पीपल विल स्टेक क्योंकि रीस्टेकिंग से यील्ड मिलेगी। जो करेक्ट, एवीएसेस हैं, वो यील्ड देंगे। वो अभी नहीं पता कि कैसे मिलेगी करेक्ट, क्योंकि एवीएस न्यू मैकेनिज़्म है। वो अभी करेक्ट, बहुत बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग नहीं है, किसी का भी टाइम लगता है 4 से 8 साल किसी भी नेटवर्क को डिसेंट्रलाइज़ होने में। राइट, बट ये मतलब मेरी थोड़ी-सी लंबी टाइम है, मे बी 3 से 6 साल। तो तो अब उसमें क्या है, रीस्टेकिंग की वजह से पीपल आर विलिंग टू स्टेक मोर ऑफ देयर ईथ इवन एट 3% यील्ड, वरना पहले नहीं करते लोग, अगर कोई रीस्टेक होती। आइगन लेयर ने कितनी टीवीएल कर ली मेरे ख्याल से 4 मिलियन ईथ, तो और ज़्यादा हो गया, अब तो 16 बिलियन के आस-पास हो गई थी। करेक्ट, तो डिपेंडिंग ऑन ईथ प्राइस। तो मतलब द रीज़न इज़ क्योंकि पीपल आर एक्साइटेड कि एवीएसएस से यील्ड मिलेगी, आइगन लेयर से एयर करेक्ट, ड्रॉप मिलेगा, कुछ इंसेंटिव मिलेंगे। तो आई थिंक लाइक रीस्टेकिंग डेफिनिटली हैज़ कंट्रिब्यूटेड राइट नाउ इन मोर डिसेंट्रलाइजेशन एंड सिक्योरिटी। लॉन्ग टर्म में अभी इट इज़ येट टू बी सीन कि अगर रीस्टेकिंग में कोई लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट रिस्क आ गया आइगन लेयर पे, कोई कॉन्ट्रा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लॉइट मिल गया या किसी इसमें किसी बहुत बड़े एवीएस में जहाँ पे लेट्स से 50% ऑफ द रीस्टेक्ड ईथ एक ही एवीएस के पास चली गई और वो एवीएस में कोई इश्यू आ गया। तो इट्स लाइक अगेन दैट बैलेंस कि एक तरफ इट इज़ इम्प्रूविंग सिक्योरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरी तरफ हो सकता है वहीं से कोई इतना बड़ा फॉल मिल जाए कि पीपल आर लाइक यार ये करा ही क्यों था हमने? ओके मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पोर्टल से रिलेटेड है वेबसाइट सामने ओपन है वेबसाइट यहाँ पर स्टेक ऑप्शन के अंदर जब हम लोग जाते हैं यहाँ पर 3 ऑप्शन है एक इथीरियम पॉलीगॉन और एप्टॉस इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ये अलग अलग किस लिए है? हाँ, एक्चुअली वो एप्टॉस तो टेस्टनेट पे है एंड पॉलीगॉन वी लॉन्च लाइक ऑलमोस्ट 2 इयर्स बैक। तो राइट नाउ मतलब मैं द प्राइमरी इज़ इथेरियम वेयर ऑल द रीस्टेकिंग हैपेंस। बाकी दोनों जस्ट लिक्विड स्टेकिंग आर्किटेक्चर्स हैं। लिक्विड तो स्टेक। ईथ इज़ द वन वेयर लाइक एवरीथिंग हैपेंस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं इंडिया के अंदर काफ़ी रेगुलेशंस रूल सबके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं तो क्या उसके ऊपर इन्वेस्टर्स उससे रिलेटेड इन्वेस्टर्स के ऊपर कुछ उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है?
To be honest, I think ये मतलब there are many things. Everyone's risk appetite, करेक्ट। everyone's understanding of market. जैसे मेरे को पापा बताते थे कि अर्ली टाइम में जी। 1990s में अगर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व था, पीपल वर लाइक कि ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है बंदा। व्हिच वाज लाइक अगेन जो नीश लोग थे जो उसके जी, अंदर है, जी, दे न्यू दे अंडरस्टूड द मार्केट, बट एवरीवन आउटसाइड दे वर लाइक कि ये कुछ तो मतलब अंदर गड़बड़ करता रहता है बंदा। तो आई थिंक crypto is still maybe like that in India. I don't know, मतलब it is changing very very fast, so sometimes जी। it's hard to catch. बट आई थिंक जो नहीं समझता उनके लिए यही है कि ये कुछ तो गड़बड़ स्पेस है, मतलब जहाँ मैं नहीं घुसना चाहता। जो लोग समझते हैं टेक्नोलॉजी को, जो लोग थोड़ा सा एडवांस रहते हैं, दे अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ इट। तो आई थिंक regulations usually are good. People feel like more protected, people feel more safe, but depending upon how the regulations are made, is it made with discussion with industry experts, or made by people like who does not understand it well and just made it like for the sake of some yeah, just for the sake of regulations. Yeah. तो क्लेस्टेक को आपने कहाँ से रजिस्टर किया है? So ClayStack has different entities because our audience is global. या, Our token issuing entities is registered separate. Our development entity is separate. So yeah, I mean we have like listed everything in terms of terms and service in the website whenever user interacts with the platform. Yeah. जैसे ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बेस्ट पार्ट जो आपको क्लेस्टेक का जो लगता हो, थोड़ा-सा वो बताइए। वो और कोई कॉम्पिटिटर नहीं कर रहा हो, सिर्फ हम लोग कर रहे हैं, और एडवांटेज एज़ अ यूज़र, मैं खुद काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स के अंदर लिक्विडिटी ऐड करना चाहता हूँ। तो अगर मैं लिक्विडिटी ऐड करूँ तो उसके क्या बेनिफिट होंगे और मैं क्यों लिक्विडिटी ऐड करूँ? या एक थोड़ा-सा चैलेंज बस क्या है इस स्पेस में कि सारा का सारा टेक इनविजिबल है। इन द सेंस कि यूज़र स्टेक करता है ईथ, उसको एक रिसीट टोकन मिलता है। हमारे में सीएस ईथ, कहीं और कुछ और। करेक्ट। तो यूज़र कई बार अंदर नहीं घुसना चाहता कि अंदर इसके हो क्या रहा है इस ईथ का। तो इवन व्हेन यू एक्सप्लेन एडवांटेजेस, पीपल डोंट रियलाइज़ इन द शॉर्ट टर्म। तो अभी जो क्लेस्टैक का एक बहुत यूनिक चीज़ है, वो है हमारा मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, जो और किसी के पास नहीं है, एंड वी हैव लाइक सो मच हेड स्टार्ट देयर दैट नाउ नो वन कैन इवन लाइक कैच अप। द रीज़न इज़ जब आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ टीवीएल होती है, तो कुछ भी चेंज करना, इट्स अ मेस। लाइक व्हेन यू डू जी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड, जी, 100 चीज़ें गलत हो सकती हैं, 100 चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। दैट्स व्हाई लाइक इफ यू हैव सीन लाइडो ने बहुत कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड होता था, दे वर वेरी वेरी केयरफुल। पूरा वोटिंग होती थी, देन एंड दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू लिमिट कि बहुत ही कम अपग्रेड्स करते थे, कि जो भी कोड है जितना ज़्यादा स्टेबल हो उतना बढ़िया है। अब यहाँ पे चैलेंज क्या है, काफ़ी सारे एलआरटीज़ ने टीवीएल तो बहुत बढ़ा ली, करेक्ट। and architecture initially they compromised a lot just to kind of move fast. अब उसके बाद now they're like in a situation where they cannot upgrade very fast. जी, तो यहाँ पे जो हमने एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर बनाया, थोड़ा टाइम लगा हमें, बट आई थिंक दैट विल लाइक पे ऑफ इन लॉन्ग रन। सेकेंड, we have a like liquidity mining program going live right now, which is when you deposit ETH, you earn like clay points, which is redeemable 1:1 to tokens, uh, which we might like kind of I mean I'm using this platform to kind of say, but that might change. So it's like in the phase one is almost in the last leg, but we are severely underfarmed in a way. So that is great for users. We're backed by like top investors, and we are like very committed. We have been in staking for quite some time. But again, like as I said, it's all invisible tech for most users. Most users don't care. So the ones that care, I think, uh, will get payoff in the long run. अब जैसे मेरा एक वैसे क्वेश्चन है, काफ़ी लोग जैसे इंडियन प्रोजेक्ट, जहाँ पर इंडियन प्रोजेक्ट का नाम आता है, थोड़ा-सा लोग है ना डरते हैं कि यार इंडियन प्रोजेक्ट है, इसमें करे ना करे। थोड़ा इस डायलेमा को थोड़ा-सा आप चेंज करने का कोशिश, आई नो पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं यूज़र्स को, तो उसको कैसे ओवरकम करें यू? हाँ, आई थिंक वो थोड़े से देखिए बायस भी होता है या, लोगों में अपने आप, क्योंकि कई जगह एक्सपीरियंसेस गड़बड़ हुए हैं, कई जगह स्कैम्स भी हुए हैं। करेक्ट, आई एम श्योर वो हर जगह हुए हैं। द ओनली थिंग इज़ कि क्या हुआ कि स्कैम्स हर जगह हुए, करेक्ट, बट यहाँ से सक्सेसफुल स्टोरीज़ बहुत कम निकल पाईं। या, तो इस वजह से जो एक होता है ना कि आप नेगेटिविटी हटा तो नहीं सकते, पॉजिटिविटी से उसे ओवरकम करते हो। राइट, तो वो लोगों को दिख नहीं पाई। करेक्ट। देयर वर वेरी फ्यू प्रोजेक्ट्स जो आए और कुछ बड़े बन पाए। तो इस वजह से लोगों का वो बायस रह गया कि यहाँ से कुछ नहीं चलता। बट आई थिंक वन वे इज़ लाइक लुक एट प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स कि
what I believe is like I don't have anything against any country. I think like no one should have, but at least like if you're targeting global audience, Yeah. I think then it should be like the team should be diverse, the investor should be diverse, everything should be diverse. कि अगर कोई यूएस से तो सारे अमेरिकन इन्वेस्टर्स नहीं होंगे, मतलब सब कुछ डाइवर्स होना चाहिए. करेक्ट. तो आई थिंक लुक एट देयर इन्वेस्टर्स कि सब लोग एक ही कंट्री से आए हैं या फिर वहाँ पे भी डाइवर्सिटी है. तो जैसे फॉर एग्जांपल फॉर अस इट्स वेरी डाइवर्स सेट ऑफ इन्वेस्टर्स. Yeah, different countries. Then team has always been like also our team is like fully remote. It has always been like very international, along with India, like, and to be honest like we Indians work pretty hard, Correct. right? And तो कई बार क्या होता है कि इंडियंस को बायस दे देते हैं. तो बट आई थिंक दिस इज समथिंग विच आई एम श्योर लाइक इट्स ऑलरेडी चेंजिंग. आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज इंडियन है. So yeah, it's like I think I can see the change. Like a lot of people I've seen now, they're way more excited about India that they were before. Knowing the ethics are very high. Um, most of the people are like hard workers, good English, and all of that. So I think थोड़ा टाइम लगेगा जो उस dilemma को change करने में, but I think everyone is trying. बहुत अच्छे से आंसर किया है और आई नो हमारी लिस्ट के अंदर ये था भी नहीं, बट इस को आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया. जाने से पहले एक कुछ भी आप जो हमारी ऑडियंस के साथ में शेयर करना चाहते हैं तो हमसे मिस हो गया कि आपके मन. हाँ, मैं यही कहूँगा कि क्ले स्टैक मतलब वी आर स्टिल अर्ली. इफ यू आर एक्साइटेड अबाउट दिस स्पेस, अगर आप एक्साइटेड हो स्टेकिंग के लिए, अगर आप एक्साइटेड हो रीस्टेकिंग के लिए, देन लाइक वी वेलकम यू विद बोथ ओपन आर्म्स. आप आओ हमारे डिस्कॉर्ड में, आप हमारे साथ बातें करो, आप बताओ कि क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं. वी आर वेरी ओपन टू हियरिंग फीडबैक. एंड आओ एक बार प्रोडक्ट यूज करके देखो. आई एम श्योर देन यू विल नो लॉट बेटर. दैट्स इन जनरल फॉर क्ले स्टैक and sorry that's for ClayStack. And in general I would say कि काफ़ी बार हमारे टीम में भी जब नए लोग ज्वाइन करते हैं, I see कि it's very difficult to understand DeFi. So the only mistake or the biggest mistake that you can do in DeFi is keep reading stuff without doing anything. Don't do that mistake. अगर आपको DeFi समझना है, अगर आपको कोई भी प्रोटोकॉल समझना है, या तो उसके टेस्टनेट पे जाके एक बार यूज़ करो, या फिर जब गैस फी लो होती है, अगर वो इथेरियम मेननेट पे है, तो तब यूज़ करो. एक बार यूज़ करो, वरना आप कितना भी रीड करते रहोगे, you will never like get it. करेक्ट. बहुत सही कहा आपने. मैं खुद अब आपका प्लेटफॉर्म पे थोड़ा लिक्विड ऐड करके ट्राई करूंगा. आपने थोड़ा सा मोटिवेशन दिया है यूज़ करने के लिए Thank you. आरटी को. और बिल्कुल हम लोग और सेशन आपके साथ में एक्सपेक्ट करेंगे आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले. और मैं आशा करूँ लोग बहुत जल्दी ही मिलियंस और बिलियंस के अंदर स्केल के अंदर थे. और आज के लिए थैंक यू मोहक भाई. थैंक यू मोहक भाई. Thanks for having me. काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी, काफ़ी कैंडिड मज़ा आया. Yeah, looking forward for more sessions. प्लेजर.